नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। ऐसे वक्त में जबकि यह साल विदा ले रहा है, नए साल का नया सूरज क्षितिज पर दिखाई दे, ऐसे में भारत मां के उस सपूत को याद करने का समय है जिसके व्यक्तित्व की चमक उसके जाने के बाद भी पूरे देश में दिखाई पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये नाम ही काफी है हर व्यक्ति के अंदर भावना का ज्वार जगाने को। आज जब राजनीतिक फलक पर भाषाई हल्केपन की बहार है तो लोग अटल बिहारी वाजपेयी का संदर्भ देते हैं। वो राजनीति के किस गलियारे में बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जहां भी वो बैठे वो शान से बैठे। वो अपने तर्कों और सरोकारों से कभी पीछे नहीं हटे। देश प्रेम की भावना और भाषाई मर्यादा का उच्च मानदंड उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इतिहास में अलग अलग समय पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने संपूर्ण मानवता पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वह भले ही संसार से चले गए हों, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श, उनका आचरण, उनके शब्द और उनसे जुड़ी कहानियां और संस्मरण लगातार हमको प्रेरणा देते हैं। वैसे तो अटल जी का हर पक्ष लाजवाब था, लेकिन राजनीति से इतर उनके हृदय के सबसे नजदीक जो था वो उनका कवित्व, जिसकी यादें उनको ताउम्र कचोटती रही। किसी भी व्यक्ति को जानना हो तो उसे उसकी वाणी या उसके लिखने से जाना जा सकता है। अटल जी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम और राजनेता का आंतरिक द्वंद्व दिखाई देता है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कड़े जिजीविषा की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति कदम मिलाकर चलने की बात करे जिसने कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, क्षणिक जीत और दीर्घ हार में भी कदम मिलाकर चलना सीखा। जब चारों तरफ घनघोर प्रलय की घटाएं दिखाई दे रही हैं, उस अवसाद में अवसर तलाशना और चलते जाने की प्रेरणा विरलों में ही होती है। यही हुआ था 1947 में। आजादी आई, लेकिन विभाजन लेकर आई। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी का फरमान आया। हर कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया। ये उनका पुरुषार्थ ही था कि उन्होंने कदम मिलाकर चलने की सोची। जन्म उनका ग्वालियर के शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक थे और साथ ही हिंदी व ब्रिज भाषा के सिद्ध हस्त कवि भी। अटल जी के बाबा भी संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे और शायद यही कारण था कि सरस्वती का वास दादा और पिता से होता हुआ नाती में आया होगा। अटल जी ताउम्र अपनी वाणी से पहचाने गए। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था कि अटल जी, ये शब्द आपकी जीवा पर आते कैसे? और वो बच्चों की तरह शर्मा गए थे और विषय बदलने का इंतजार करने लगे। लेकिन साम्यवाद की राह उनको रास नहीं आई और राष्ट्र प्रेम जगा तो आरएसएस का दामन थाम गया। अटल जी देखो बहुत बड़े दिल के नेता थे, बहुत सॉफ्ट, मतलब कहना चाहिए कि निर्मल जो हृदय होता है। राजनीति में वैसे कम लोग होते हैं, लेकिन एक तो उनका हृदय बहुत निर्मल और बहुत व्यक्तित्व उनका बहुत विशाल। किसी को भी अपने अंदर समा लें और एक बार कोई व्यक्ति उनसे मिल ले तो ऐसा लगता था सिर्फ अटल जी उसके हैं। ऐसा फीलिंग हमेशा रहा। और मैं जब पत्रकार नहीं था तब भी उनसे मिलने का मौका मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्मस्थली थी मथुरा फरे में, तो तब चौधरी चरण सिंह और अटल जी दोनों 80 और 81 के बीच में वहाँ आए थे। तो तब भी उनका अंदाज एकदम बहुत ही फ्रेंडली होता था, मतलब किसी को भी जैसे चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लें, ऐसा उनका आकर्षण था। और यही वजह थी कि अटल जी की सभाओं में लोग खींचकर चले आते थे। कम्युनिज्म को मैंने एक विचारधारा के रूप में पढ़ा। मैं कभी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन छात्र आंदोलन में मेरी पहले से रुचि थी
और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो छात्रों को संगठित करके आगे बढ़ती थी। मैं उनके संपर्क में आया और मैंने कॉलेज की छात्र राजनीति में भाग लिया। ग्रेजुएट होने के बाद वो कानपुर विश्वविद्यालय से राजनैतिक शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए चले गए। देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। दिलचस्प ये भी रहा कि उसी वक्त उनके पिताजी ने भी उसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। ये दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के चरम काल का था। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 23 दिन जेल में भी बिताए। कानपुर में अटल जी दीनदयाल उपाध्याय जी के संपर्क में आए। कविता तो वो बचपन से ही लिख रहे थे। कॉलेज में आकर कविताएं लिखने में तेजी आई। 1943 में वो कॉलेज यूनियन के सचिव रहे और 1944 में उपाध्यक्ष बने। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा प्रभारी के रूप में भी कार्य किया। देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ उन्होंने पत्रकारिता का रास्ता भी चुना। बचपन से मैंने कविता लिखना आरंभ किया। मैं पत्रकार बनना चाहता था। मैंने पत्रों का संपादन भी किया, लेकिन जब श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में नजरबंदी की अवस्था में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया, तो उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कूदने का फैसला कर लिया। भाऊराव देवरस की प्रेरणा, दीनदयाल उपाध्याय की पहल पर युवा अटल ने संपादन की कमान संभाली और पांचजन्य की नींव रखी गई। उन्होंने पांचजन्य के अलावा राष्ट्र धर्म, वीर अर्जुन और स्वदेश का भी संपादन किया। पत्रकारिता के शुरुआती सालों में लखनऊ के सदर रोड पर एक कोठी में एक छोटी सी कक्षा में रहते थे। जमीन पर दरी बिछाकर सोते। ये उनका दफ्तर भी था और घर भी। 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, तब अटल जी ने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था और 1957 में बलरामपुर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। लेकिन राजनीति की पथरीली राहों पर भी चलते हुए उनका कविता पाठ जिंदा रहा। हालांकि राजनीति के रेगिस्तान में कविता की धारा सूखने की बात कहते थे। राजनीति के रेगिस्तान में मेरी कविता की धारा सूख गई है। कभी कभी मैं फिर से कविता लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा कवि मेरा साथ छोड़ गया है और मैं पूरा राजनीतिक नेता बनकर रह गया हूं। मैं इस दुनिया में लौटना चाहता हूं, लेकिन स्थिति वही है कि व्यक्ति कंबल छोड़ना चाहता है मगर कंबल नहीं छोड़ता है। उन्होंने अपने मन के आनंद के लिए कविताएं लिखी। जो विषय मन में आया उस पर उनकी कलम चली। साथ ही समाज का जागरण भी वो करते गए। अपनी कविता के संबंध में वो कहते थे कि मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए निर्वासन नहीं है। यह हारने वाले सैनिक के निराशा की ड्रम बीट नहीं है, लेकिन योद्धा की जीत होगी। वो कहते थे कि धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान छू ले, नए नक्षत्र में प्रतिभा के बीज बोले। लेकिन साथ ही इंसानी स्वभाव के अंतर्गत आने वाले अहंकार के स्वभाव से भी वो परिचित थे। इसलिए उन्होंने बाद में कहा कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सकूं। इतनी रुखाई कभी मत देना। उनका काव्य लेखन संवेदनशीलता की परिपाटी पर परवान चढ़ता गया, जिसमें राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि था। लेकिन साथ ही उनका अंतर्द्वंद्व भी दिखाई देता था। कविताएं लिखने और साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने का इतना शौक था कि जहां मौका मिलता वहां वो वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल हो जाते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रज्जू भैया एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार युवा अटल वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने इलाहाबाद पहुंचे, लेकिन उनकी ट्रेन लेट हो गई। प्रतियोगिता शुरू हुई। जब तक अटल मंच पर पहुंचे, प्रतियोगिता खत्म हो गई थी और आयोजक प्रतियोगिता का फैसला करने के लिए गुणा भाग कर रहे थे। अटल ने जाते ही कहा, मुझे मौका मिलना चाहिए। जब उनसे कहा गया कि आप लेट हो गए, तो उनका तर्क ये था कि इसमें मेरी क्या गलती, ट्रेन लेट हो गई, इसी के चलते मैं देर से आया और जब तक आप गुना भाग कर रहे हैं तब तक ही मौका दे दीजिए। अटल जी को मौका दिया गया और वही हुआ जिसकी सभी उम्मीद कर रहे थे। अटल जी ने उस प्रतियोगिता को जीतकर
बाकी सभी प्रतियोगियों को गलत साबित किया। अटल माने जितने लोग उतनी बातें। किसी के लिए वो कवि, किसी के लिए ओजस्वी वक्ता, किसी के लिए गंभीर राजनेता, किसी के लिए गलत पार्टी में सही व्यक्ति, किसी के लिए वो स्वाद प्रेमी। यानी उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति के लिए एक अलग अटल। उनके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पहलू उनकी भाषण शैली रही। आंखें हल्की हल्की बंद किए तल्लीनता में डूब कर बोलना, मन लगाकर शब्दों का चयन करना, ये उनकी खूबी थी। लगता था मानो खुद मां सरस्वती उनकी जुबान पर विराजमान हो और शब्दों का चयन कर रही। पिछली पीढ़ी के तमाम लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए लोग घंटों का इंतजार करते थे। विद्यार्थी दशा में अटल जी के भाषण सुनने के लिए मैं तरसता था। लंबी सफर करके, पैदल चल के, बस पकड़ के ऐसी जगह पहुंचता जहाँ अटल जी के कुछ लफ्ज मेरे कान पे गिरे। अटल जी का जब भाषण होता था उसके लिए रूपनगर से रामलीला मैदान तक मैं पैदल चला जाया करता था, और मैं नहीं, मेरे जैसे नौजवान उनको सुनने के लिए रामलीला मैदान में जाते थे। वाकपटुता और हाजिर जवाबी में उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने किसी साहित्यिक समारोह में ये बात कही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आजकल गुरु से काम नहीं चलता, गुरु घंटाल की जरूरत होती है, और गुरु घंटाल में मैं बन सकता हूँ और ना आप बन सकते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में उनका विवेक नहीं गया। देखिए, उनकी शैली के तो सब कायल थे। वो चाहे वामपंथ के लोग हों या मध्यमार्गीय हों, उनकी जो वाक चातुर्य कहें, वाक पटुता कहें, और एक राइमिंग शैली जो उनकी थी वो अद्भुत था उनका। इसलिए मुझे लगता है कि उनके इस शैली, और शैली में कई कंटेंट भी थे। जैसे देखा हम लोगों ने जीवन में कि साहब कुछ लोग होते हैं जो बोलते तो हैं लेकिन उसका उनका अंदर का भाव कुछ और होता है। लेकिन इनका भाव, भंगिमा और भाषा में जो तालमेल था वह अद्भुत था। वह आदमी, मुझे लगता है कि एक परंपरा था जो उनके साथ खत्म हो गया। मैं पहली बार उनके ड्राइंग रूम में गया था। हमारे बड़े वेटरन और जर्नलिस्ट थे कुलदीप नैयर जी, उनके साथ। तो जो जादू वो पब्लिक स्पीच में देते थे वो अपने ड्राइंग रूम में भी वही श्रद्धांजलि, वही सोच, वही प्यार, वही मुस्कुरान, यही मुस्कुराहट, तो वही जो है वो ड्राइंग रूम में वैसे ही जादू फैलाती थी जैसे वो लाखों की भीड़ में जादू फैलाते थे। ये तो इनका एक, मैं समझता हूँ, यूनिक, उनके पर्सनालिटी का एक यूनिक डायमेंशन था। जो आदतें उनको सर्वाधिक लोकप्रिय बनाती थीं, वो थीं उनके वक्तव्यों के बीच हास्य और व्यंग का पुट। वो हाजिर जवाब थे। वाजपेयी जी की हाजिर जवाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बार एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि सुनने में आता है कि भाजपा में दो दल हैं, एक नरम और दूसरा गरम दल, एक वाजपेयी का और एक आडवाणी का। इस पर वाजपेयी जी ने तपाक से जवाब देते हुए कहा था कि भाई, मैं किसी दलदल में नहीं हूं, बल्कि मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूं। अपने ऊपर भी हंसने का गुण उनमें ही था। एक बार उन्होंने कहा कि कविता और भ्रांति तो साथ चल सकती हैं, लेकिन कविता और क्रांति नहीं। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, और मैं राजनीति में हूं। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होती। कविताओं के अंदर उनकी जान बसती थी, और उन कविताओं को अलग अलग लोगों ने गाया और अलग अलग लोगों ने पब्लिश किया जी। पर वो लाल किले के कवि सम्मेलन के लिए टांगे पे बैठकर रात के 12-12 बजे तक चले जाते थे वहाँ पर लाल किले के ऊपर, उसको सुनने के लिए जाके। ऐसे थे अटल जी। वाजपेयी जी विरोधियों को कैसे अपने रंग में लेते थे, इसका एक दिलचस्प किस्सा है। जब ममता बनर्जी केंद्र सरकार में रेल मंत्री थी, तो एक बार वो पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर नाराज हो गई।
वाजपेयी जी ने जॉर्ज फर्नांडिस को ममता को मनाने के लिए कोलकाता भेजा, लेकिन फर्नांडिस रात तक ममता का इंतजार करते रहे, किंतु ममता ने उनसे मुलाकात नहीं की। आखिरकार वाजपेयी जी ने ममता को मनाने का अनूठा रास्ता निकाला। वाजपेयी जी ने सीधे ममता के घर पहुंचकर उनकी मां के चरण स्पर्श किए और कहा कि आपकी बेटी बहुत शरारती, बहुत तंग करती, और कहा जाता है कि उसके बाद ममता बनर्जी का गुस्सा शांत हो गया। उनका फ्लोर मैनेजमेंट उनके दिल से निकलता था और उनकी लीडरशिप की क्वालिटी से निकलती थी। तो उनके साथ जो भी काम किया, मैं समझता हूँ कि अगर आप ममता बनर्जी से पूछ लीजिएगा कि भाई आपको कैसे लगे थे वाजपेयी जी, या कोई भी मंत्री हो उनके साथ, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी में नहीं थी, ना तब थी ना आज थी, उनसे भी पूछ लीजिएगा तो वही बात कहेंगी कि ये अटल जी के साथ रहना एक किस्मत का दरवाज़ा समझिए खुल गया था। और वही चीज़ जो थी सबको जोड़ती थी। उनके अलायंस में मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी उनके अलायंस में वो जो यूनाइटेड फ्रंट था, बहुत पार्टियाँ थी, पता नहीं कितनी पार्टियाँ थी, वो तो गिना भी नहीं जा सकता था, लेकिन कहीं से भी एक डिस्कॉर्ड की भावना या नहीं आई। ऐसा ही वाकया संसद में बहस के दौरान हुआ, जब एक बार पंडित नेहरू ने जनसंघ की कटु आलोचना की तो अपनी हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए अटल जी ने तपाक से कहा कि मैं जानता हूं कि पंडित जी रोज शीर्षासन करते हैं, वो शीर्षासन करें, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो शीर्षासन करते हुए मेरी पार्टी की तस्वीर उल्टी ना देखें। वाजपेयी के इस जवाब को सुनकर नेहरू जी भी ठहाका मारकर हंस पड़े। जो जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जी ने उनके बारे में कहा, वो तो पंडित जी के पार्टी में नहीं थे। वो देख के जो पंडित जी ने कहा कि ये भविष्य का प्रधानमंत्री है, तो क्यों कहा? इसलिए कहा कि उनको कुछ तो नज़र आई। वो देख रहे थे कि ठीक है, ज़िंदगी भर तो मतलब इतिहास में हर वक्त तो कांग्रेस नहीं रह सकती है, एक जब ऑपोजिशन आएगी तो ऑपोजिशन का नेचुरल नेतृत्व अटल जी ही करेंगे। वो सिर्फ इसलिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक देशभक्ति, दूसरी अपनी व्यक्ति, ये दो चीज़ें जब इस तरह से घुल मिल जाती है ना, तो फिर वाकई आदमी को अटल बना देती है। इसी तरह पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने अटल जी के समक्ष अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, अटल जी, अगर आप मुंह दिखाई में कश्मीर दे दें तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। अटल जी ने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। इसी तरह एक बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान आया कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। वाजपेयी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, पर पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। अटल बिहारी वाजपेयी समग्रता में सोचने, समग्रता में देखने और समग्रता में ही अपने प्रश्नों को ऊर्जावान बनाए रखने वाले इंसान थे। और वाणी के बाद बात इसी वाणी के रसास्वादन की। अटल जी खाने पीने के लिए भी मशहूर थे। आइए एक नजर चटोरे नहीं, स्वाद प्रेमी अटल जी के किस्सों पर। अटल जी का अच्छा खाने पीने का शौक मशहूर था, वो कभी नहीं छिपाते थे। कॉलेज के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर में नया बाजार के बहादुरा के लड्डू और दौलतगंज की मंगौड़ी के साथ साथ वहाँ के समोसे जलेबी बेहद पसंद थे। जो खाने पीने के से ही शौकीन रहे हैं, उनको लड्डू ज़्यादा पसंद आते थे, तो मित्र मंडली के साथ आते थे और लड्डू ज़्यादा पसंद किए। विपक्ष के नेता बनने से पहले मैं तो काफ़ी छोटा था, वो आए जाया करते थे, और उनकी मित्र मंडली पूरी आती थी, अकेले तो कभी नहीं आते थे, उनके साथ 4-5 लोग आया करते थे। भिंड मुरैना की गजक, जले खोए के पेड़े के साथ साथ कानपुर के ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी का चस्का शायद यहीं लगा। जब वे दिल्ली आ गए तो उनके खाने के एक नहीं अनेक ठिकाने बने। दिल्ली की चाट उनके लिए पैक करवा के लाई जाती थी। दक्षिण दिल्ली में ग्रेटर कैलाश 2 में उनका प्रिय चाइनीज रेस्टोरेंट था, जहां वो प्रधानमंत्री बनने से पहले अक्सर दिख जाते थे।
राजनीति की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वाजपेयी जी के मुंह से ग्वालियर के पकवानों का स्वाद नहीं गया। कोलकाता का पुचका या गोलगप्पा खाना उन्हें बहुत पसंद था। अटल बिहारी वाजपेयी खाने पीने के शौकीन हैं, रसिक शौकीन हैं। और कहने वाले कहते थे कि पहले कसरत वसरत का उनको अभ्यास था, तो एक गोला भी छान लेते थे कभी, फिर भूख खुल जाती थी और उसके बाद हाथ खोल के खाते थे। मगर ये था कि न केवल हाथ खोल कर खाते थे, खुले हाथ से खिलाते भी थे, जिसको जो पसंद हो। जब आगरा में वाजपेयी मुशर्रफ शिखर वार्ता का आयोजन हुआ तो खाने पीने के बंदोबस्त का जिम्मा मशहूर बावर्ची जिग्स कालरा को सौंपा गया था। जिग्स ने सभी को सावधान किया कि वाजपेयी जी खाने के जबरदस्त शौकीन हैं, कुछ कसर न रह जाए। फिर मुल्क की इज्जत का भी सवाल था। पाकिस्तानियों को घमंड था अपने लाहौर की खाऊ गली पर। उनको ये जतलाना था कि सारा बेहतरीन खाना मुहाजिरों के साथ सरहद पार नहीं चला गया। उनके खाने का मेरे साथ मेरी यादों में जुड़ा है वो आगरा शिखर वार्ता का है। आगरा शिखर वार्ता परवेज़ मुशर्रफ के साथ हो रही थी। जेपी होटल में सब लोग ठहरे हुए थे और उस मेन्यू को तैयार किया था मैंने और मेरे मित्र, उस ऑर्डर में कहना चाहिए, मेरे मित्र जिग्स कालरा ने और मैंने मिल के। तो उस मेन्यू में चुनौती ये थी कि इस मेन्यू में ऐसा खाना खिलाया जाए, वाजपेयी जी खिलवाएं मेज़बान की हैसियत से परवेज़ मुशर्रफ को, जिससे ये प्रकट हो कि हमारी विरासत एक है। विभाजन ने राजनीतिक सीमाएं तो बांधी हैं, मगर अविभाजित भारत की, उसे अखंड भारत ना कहिए, जो खान पान की परंपरा है उसमें स्वाद एक है, वो सामिश हो निरामिश हो। तो मेन्यू छांटना बड़ा कठिन था कि आप ये भी, और परवेज़ मुशर्रफ देखिए खुद मुहाजिर थे, दिल्ली से शरणार्थी गए थे, तो कुछ तत्व उसमें दिल्ली के खाने का होना ज़रूरी था। मगर ऐसा भी नहीं था कि जो कुछ खाना अब हमारे पास ही रहा है, पाकिस्तान में तो कुछ रहा ही नहीं है। वो खाना सिर्फ लाहौर का भी नहीं हो सकता था, क्योंकि लाहौर तो रवी पार अमृतसर का जुड़वा शहर है। तो उसमें कुछ खाना झंग का हो, कुछ कराची का हो, कुछ मुल्तान का हो, कुछ बलूचिस्तान का हो, कुछ उस सरहद का हो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहलाती है। ये चुनौती भी कट थी। मिठाइयों के वो गजब की शौकीन थे। उनके पुराने मित्र ठिठोली करते कि ठंडाई छानने के बाद भूख खुलना स्वाभाविक है और मीठा खाते रहने का मन करने लगता है। जब भी अटल जी किसी ऑफिशियल लंच पर जाया करते थे तो उनकी पूरी प्लानिंग होती थी कि वो खाने के बाद गुलाब जामुन जरूर खाएं। जब भी भोपाल आते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आए या वैसे भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, हमेशा उन्होंने भोपाल के खानों का उन्होंने स्वाद लिया और मनोहर उनकी बड़ी पसंदीदा जगह थी। बैरागढ़ भी जाते थे और कहते थे कि हम वो खाएंगे जो दाल पकवान बनता है, और वहाँ के ऊपर भी एक दो मिठाइयों की और कचौड़ी की, नमकीन की दुकानें थी जहाँ वो जाते थे। जैसे जैसे अटल जी की उम्र बढ़ती गई तो खान पान को लेकर उनको परहेज करने की सलाह भी दी गई, लेकिन वाजपेयी जी नहीं मानते थे। उनके चटोरे होने के मजेदार किस्से। खान पान के अंदर वो चाइनीज़ भी लेते थे, मछली भी ले लेते थे, परांठे वाली गली के परांठे भी उनको पसंद थे, जलेबी भी पसंद थी, तो वो खाते थे। पर कोई उनको खाने नहीं देता था, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, वजन के हिसाब से। हम अक्सर जब वो प्रधानमंत्री थे तो हर रोज़ मॉर्निंग को हम उनके डाइनिंग टेबल पर होते थे जी, कि भाई हमें क्या करना है, ये हमको पता चलता था, या जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती थी वो हम उनके साथ शेयर करते थे। लखनऊ और बनारस से कोई पहुंचता तो वो खाने पीने की कोई सौगात उनके लिए लाना न भूलता। जो कुछ हाथ लगता उसे मिल बांट कर खाने में ही उन्हें रस आता था। वाजपेयी जी का खान पान का शौक केवल एक खाने की प्रवृत्ति नहीं था, बल्कि ये भारतीय संस्कृति के अद्वितीय स्वादों और परंपराओं के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक था। उनकी यात्राएं उन्हें भारतीय भोजन के सांस्कृतिक अद्वितीयता के साथ जोड़ती थी, जो वे गर्व से साझा करते थे। अटल माने तर्क, अटल माने फर्क, अटल माने गहराई, अटल माने ऊंचाई, अटल माने प्रतीक्षा, अटल माने तितिक्षा, अटल माने हास्य, अटल माने गांधीर्य, अटल माने रस, अटल माने राजनीति की नस, अटल माने कश्मकश, अटल माने तरकश, अटल माने व्यग्र, अटल माने समग्र, अटल माने सक्षम, अटल माने पराक्रम, अटल माने अर्थ, अटल माने समर्थ, अटल माने सुगबुगाहट, अटल माने खिलखिलाहट, अटल माने स्वाद, अटल माने विराग, अटल माने उपयोगी, अटल माने सहयोगी, अटल माने प्रश्न, अटल माने उन प्रश्नों का उत्तर।
प्रासंगिक और समकालिक मुद्दों को वो लगातार उठाते रहे। उन्होंने सरकारों को न सिर्फ चेताया बल्कि आने वाले कल के खतरों से भी आगाह किया था। अटल जी के द्वारा उठाए गए वो मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मिसाल के तौर पर 1959 में सदन में दिया गया उनका वो भाषण आज भी प्रासंगिक है, जब कश्मीर की सामरिक व आंतरिक स्थिति पर उन्होंने नेहरू सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था, कश्मीर के बारे में सरकार की नीति दुर्बल और ढुलमुल रही है। हम सुरक्षा परिषद में शिकायत लेकर गए, किंतु हमने प्रारंभ से ही पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित कराने पर बल नहीं दिया। हमारी सेनाएं जब विजय पर विजय प्राप्त करती जा रही थीं और आक्रमणकारी अपने पैर सिर पर रखकर भाग रहा था, तो हमने उन विजय वाहिनियों के पैरों में युद्ध विराम रेखा की जंजीर डाल दी। युद्ध के मैदान में जो कुछ जीता गया था वो नई दिल्ली के प्रसाद में खो दिया गया। हम लड़ाई में जीत गए पर संधि में हार गए और आज कश्मीर का 1/3 भाग आक्रमणकारियों के कब्जे में है। वो कैसे मुक्त होगा? उसका क्या तरीका है? सरकार की क्या नीति है? क्या हम कश्मीर के 1/3 भूभाग को सेना के बल पर मुक्त कराएंगे? नहीं। क्या हम उसे पाकिस्तान को तोहफे के रूप में भेंट कर देंगे? तो हम क्या करेंगे? इसी तरह 4 दिसंबर 1961 को चीनी सीमा पर चीन की सैनिक गतिविधियों पर उनका भाषण आज भी प्रासंगिक है, जब उन्होंने कहा था कि भारत पर चीन के नए आक्रमण और उन आक्रमणों को रोकने में सरकार की विफलता से एक नई और अत्यंत गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है। इन घोषणाओं के बावजूद कि यदि अगर चीन और आगे बढ़ा तो उसका मुकाबला किया जाएगा, चीन ने एक भी गोली चलाए बिना, रक्त की एक भी बूंद बहाए बिना भारत की और अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये जमीन कितनी है, ये विवाद का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चीन ने किसी नए इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उनका ये कथन उनके श्वेत पत्र में दिए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता। तब उसमें कहा था, जो प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों से निकलता है कि चीन ने किसी एक पॉइंट पर अपनी चौकी बना ली है और जिस पॉइंट पर चौकी बनाई गई है उतनी ही जमीन चीन के कब्जे में है। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, The Chinese had not occupied any territory except for the point where they have set up a post in Karakoram area. मुझे डर है कि प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के आधार पर चीन कहीं 10 नवंबर के हमारे नोट को अस्वीकार ही न कर दे और दूसरे सदन में प्रधानमंत्री जी तथा सुरक्षा मंत्री जी के द्वारा ऐसी बातें कही जाती रही हैं जिन्हें चीन आगे चलकर हमारे खिलाफ प्रयोग में लाया है। इस श्वेत पत्र में यह प्रकट होता है कि चीन ने 2 नई चौकियां बनाई हैं। इतना ही नहीं, 21 अगस्त 1959 को लोकसभा में परिचर्चा करते हुए संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत के मुद्दे पर सरकार को सलाह दी थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक 15 सितंबर 1959 से प्रारंभ हो रही है। सरकार ने उस बैठक में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने का मामला पेश करने का निर्णय किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार वहां तिब्बत का मामला भी पेश करे। भारत ने सदा ही संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा को ऊंचा रखने का प्रयत्न किया है। भारत ने सदा इसी सिद्धांत को आगे रखा है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद वार्ताओं के द्वारा ही हल किए जाने चाहिए। इस तरह भारत ने अपनी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति के जरिए विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है। इस नीति के कारण भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमने कभी भी किसी देश की स्वतंत्रता का अपहरण होते देखकर आंखें बंद नहीं की। इसलिए अन्य देश संकट के समय हमारा मुंह ताकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का सवाल 1950 में पेश किया गया था। उस समय 25 अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत में अपनी फौजें भेजी थी। 7 नवंबर 1950 को तिब्बत के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी शिकायत भेजी थी। 18 नवंबर 1950 को सवाल उठाया गया था, संयुक्त राष्ट्र की महासभा को इस मसले का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति बना देनी चाहिए। उस समय भारत के प्रतिनिधि ने ही समिति को आश्वस्त किया था कि चीनी सेनाओं की प्रगति रुक गई है और समिति को उसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं रह गई। भारत सरकार यही चाहती थी कि तिब्बत और चीन दोनों ही वार्ता द्वारा उस मसले को तय कर लें।
हमारे प्रधानमंत्री ने दलाई लामा से चीन के साथ वार्ता करने का अनुरोध किया था। सभी जानते हैं कि अब चीन ने उस करार को भंग कर दिया है। दलाई लामा को अब भारत में आकर शरण लेनी पड़ी है। उनके साथ हजारों तिब्बत नागरिकों ने भी हमारे देश में शरण ली है। सभी स्वतंत्रता प्रेमियों को तिब्बत की इन घटनाओं से बड़ा धक्का लगा है। अब सवाल ये नहीं है कि तिब्बत की स्वायत्तता रहे या न रहे, लेकिन यह है कि तिब्बत का अपना विशिष्ट रूप भी रह पाएगा या नहीं। सवाल तो यह भी है कि तिब्बत की जनता को ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दलाई लामा ने इस समाचार की पुष्टि की है कि तिब्बत में 90 लाख चीनी नागरिक बसाए जा रहे हैं। एक दलील यह दी जा रही है कि चीन संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई संघ के द्वारा नहीं की जा सकती। उत्तर कोरिया को आक्रामक घोषित करते हुए हमने ये क्यों नहीं कहा था कि वो संयुक्त राष्ट्रीय संघ का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी निंदा नहीं की जा सकती। इसीलिए चीन के सदस्य न होने पर भी हम संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत का मसला पेश कर सकते हैं। उचित यही होगा कि भारत सरकार चीन को प्रवेश दिलाने के प्रश्न के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की महाबैठक में तिब्बत का मसला भी पेश करे। आशा है कि मेरे इस संकल्प को पर्याप्त समर्थन मिलेगा और सरकार भी इसे स्वीकार कर लेगी। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष में रहकर सरकार की आलोचना करना ही उनका शगल था। जब देश हित की बात आई, पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात आई, तो 1971 के युद्ध के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रशंसा में भी सदन में भाषण दिया था। अगर पाकिस्तान समझता है धोखे से हमला करके वो हमें गफलत में पकड़ सकता है, तो ये पाकिस्तान की भूल है। दुनिया ने देख लिया हमलावर कौन है, और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में, और प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। आक्रमण के काल में ये पार्लियामेंट या खां के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट नहीं है, पाकिस्तान की सरकार को जनता का समर्थन नहीं है। यहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं और दुनिया देख रही है, आगे भी देखेगी कि इस देश में संकट की घड़ी में एक होकर और प्रत्युत्तर देने का सामर्थ्य है। आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर सदन में उनका दिया गया भाषण भी देश में फैले भ्रष्टाचार पर एक करारा प्रहार था कि आखिरकार 50 साल बीत जाने पर भी देश अभी तक इतना पिछड़ा क्यों है। संयुक्त मोर्चा बनाए, उसको चलाना आपकी जिम्मेदारी, लेकिन जैसा आपने अपने प्रथम भाषण में कहा था प्रधानमंत्री महोदय, स्टेट, और मैं उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहता हूं रिपब्लिक। आज खतरे में रिपब्लिक, और रिपब्लिक की रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। पार्टियां गौण हैं, पहले गणतंत्र 50 साल की आजादी के बाद भी अगर लोगों के मन में स्वतंत्रता का त्योहार मनाने के लिए जैसा उत्साह चाहिए वैसा उत्साह नहीं है, तो हम सब राजनेता, सब दलों के प्रतिनिधि जरा अपने अपने गरेबान में मुंह डालकर देखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जिहाद की आवश्यकता है, निर्मम, निरीह। बार बार कहा जाता है किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहा जाता है, लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला नहीं। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। और इसके लिए जो भी कठोर कदम, प्रधानमंत्री ने कहा कि कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। कौन से कदम उठाना चाहते हैं, उनमें विलंब क्यों हो रहा है? ये सदन का सत्र है, थोड़े दिन चलने वाला है। स्वतंत्रता का त्योहार तो हम मनाएंगे, लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो ये स्वतंत्रता का त्योहार जिस उत्साह से मनाना चाहिए वो उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों की लंबी सूची है। परमाणु विस्फोट
सड़कों का निर्माण, टेलीकॉम, नदियों को जोड़ने की बात हो, लेकिन शांति काल से ज्यादा संकटों में फंसी गाड़ी को निकालने का हुनर उनमें खूब था। वो दृढ़ भी रहे, लेकिन मानवीय संवेदना नहीं छोड़ी। कुछ राजनीतिक घटनाएं इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ये घटनाएं बहुत कुछ सिखा जाती हैं। साल 1996 में भी यही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से उन्हें 13वें दिन प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की। उसके बाद 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इन पर फिर दबाव बनाया। वो फिर भी नहीं झुके। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी सरकार एक वोट से हार गई। लेकिन वे जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले किए जिसने भारत की राजनीति की दिशा व दशा हमेशा के लिए बदल दी। कभी महज 2 सीटों वाली पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय राजनीति में सहज स्वीकार्यता के बूते की बात थी। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहले 13 दिन तक राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है। और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। फिर 13 महीने तक। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है।
उनकी आलोचना करके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपनी झुंझलाहट, कड़वाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां हैं उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। मत मानिए जो ओपिनियन पोल हो रहा है आप उसको। क्या वो जनमत का प्रकटीकरण नहीं है? लोग चाहते हैं हमारी सरकार चले, लोग चाहते हैं कि हमें सेवा करने का आगे मौका मिले, और मुझे विश्वास है ये सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। हम ये भूल नहीं सकते, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। 21वीं सदी में देश की सुरक्षा, देश का विकास बीती सदी के साधनों से नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे भी किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता अक्षुण्ण रख सकें। इस दौरान उन्होंने ये साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। जाहिर है कि जब वाजपेयी स्थिर सरकार के मुखिया बने तो उन्होंने ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाजपेयी की कुशलता ही कही जाएगी कि उन्होंने एक तरह से दक्षिण पंथ की राजनीति को भारतीय जनमानस में इस तरह रचा बसा दिया, जिसके चलते एक दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुमत हासिल कर दिखाया जिसकी एक समय में कल्पना भी नहीं की जाती थी। एक नजर बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन फैसलों की जिसका असर लंबे समय तक भारतीय राजनीति में नजर आता रहेगा। भारत को जोड़ने की योजना। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही भारतीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना का खाका भी बना था। उन्होंने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। संचार क्रांति का दूसरा चरण। भारत में संचार क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सैम पित्रोदा को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के एक अधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। सर्व शिक्षा अभियान। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 2000-2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखी थी। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो। अटल जी समावेशी सियासत के संस्थान थे और गुड गवर्नेंस के ग्लोबल ब्रांड थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समावेशी सियासत के संस्थान और गुड गवर्नेंस के ग्लोबल ब्रांड थे
कि मैंने उनके साथ मंत्री के रूप में काम किया। मुझे सूचना प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में मंत्री के रूप में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उससे पहले पार्टी में यूथ विंग के कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे काम करने का मौका मिला। अटल जी की हमेशा ज़मीन पर जो है वो नज़र रहती थी। हवा कितनी भी उल्टी हो, सीधी हो, हवा जो है वो हवाई हो, लेकिन वो जो है वो ज़मीन पे उन्होंने कभी नज़र अपनी कमज़ोर नहीं होने दी। और उसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 2 से जो है वो उस मुकाम पे पहुंची जिसमें कि हमने सरकार बनाई और आज हम सरकार चला रहे हैं। पोखरण का परीक्षण। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। वाजपेयी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The measured yields are in line with expected values. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. These were contained explosions like the experiment conducted in May 1974. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. मुझे आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। हालांकि उनके आलोचक इस परीक्षण की जरूरत पर सवाल उठाते रहे, क्योंकि जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक पाबंदी लगा दी थी। जब हमारे ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगाई हुई थी, उस समय भी मैंने देखा था। फिर कारगिल की लड़ाई के वक्त तो हम देखते ही रहे थे। और भी जब कोई ऐसे संकट के मामले आते थे तो वो हमेशा सबके साथ में विचार करने के बाद में फैसला लेते थे और उसके ऊपर दृढ़ रहते थे, अटल रहते थे। उन्होंने एक प्रशासक के रूप में देखिए, आज जो ये सड़कों का जाल बिछा हुआ है ये सब उनकी देन है। जाकर ये समझिए, वो जो परमाणु विस्फोट किया उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी, सैंक्शंस लग गए थे, पर अटल जी ने कभी भी इस चीज़ को एकदम इस तरह से लिया कि जिसमें आपने फिल्म भी देखी होगी, पता तक नहीं चल पाया अमेरिका तक को सबको कि अभी हम परमाणु विस्फोट करने वाले हैं। तो वो वाजपेयी थे। अटल जी सबसे बड़ी बात है बड़े लिबरल थे, जाके लिबरल थे उनके। अभी मैं एक बार एक कांग्रेस एमपी के यहाँ बैठा हुआ था, कुछ काम था मेरे को, मैं उनके घर पर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद कहने लगा उठो चलना है चलना है। अरे भाई कहाँ चलना है, मैं घर आया हूँ। वो अटल जी का भाषण शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट में, उसको सुनने के लिए जाना है आखिर। तो मैं अटल जी का वो भविष्य वक्ता थे। उनके कई सारे भाषण आप देखेंगे जो उन्होंने बात उस समय की थी वो अब दिखाई देती हैं, वो दिखाई देती हैं। तो अटल जी ने प्रशासन बड़ा अच्छा चलाया, इसीलिए तो उनके जन्मदिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं जाके। तो ये आदमी वो है जो कि जिसको 130 करोड़ का देश प्यार करता है।
लेकिन वाजपेयी की कूटनीति कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा ली। तो अटल जी के सभी आयामों को आज हमने देखा और आपसे साझा किया। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मानवता पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो कहानियों और संस्मरणों में याद की जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। उनको सादर नमन।